हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सामाजिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है और इसके गुण उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है, लेकिन अगर आप 12th में पढ़ते हैं या किसी एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं और उसमें आपके सिलेबस में अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा गुण दोष पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए ये वीडियो है और आप इस वीडियो से उसके बारे में जान सकते हैं, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है और इसके गुण दोष क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा संपत्ति एवं आय का समान वितरण किया जाता है, जिसमें असमानताएं दूर होकर समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। समाजवाद में व्यक्तिगत हित का विशेष महत्व नहीं रहता तथा सामान्य हित एवं राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी कि कोई भी जो उत्पत्ति के साधन है, कोई भी चीज उत्पादन कर रहे हैं उस पर जो है सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी कि उस चीज का मालिक जो होता है पूरा समाज होता है, ना कि कोई व्यक्ति होता है। तथा संपत्ति एवं आय का समान वितरण किया जाता है। और समाजवाद अर्थव्यवस्था में जो है संपत्ति जो होती है उसका और आय जो प्राप्त होती है उसका जो है समान वितरण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि असमानताएं दूर होती हैं, लोग धनी गरीब नहीं होते हैं बल्कि एक बराबर हो जाते हैं और समाज का अधिकतम कल्याण हो सके, यानी कि जिससे कि समाज का अधिकतम कल्याण होता है, सब लोग बराबर हो जाते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था जब भी आती है तो उसमें कोई धनी ज्यादातर नहीं रहता है, सब लोग बराबर ही होते हैं, ना कोई गरीब रहता है ना कोई धनी रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि जिसमें असमानताएं दूर होकर समाज का अधिकतम कल्याण हो सके, यानी कि जिससे जो है समाजवाद का अधिकतम कल्याण हो। समाजवाद में व्यक्तिगत हित का विशेष महत्व नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा गया कि समाजवाद में व्यक्तिगत हित का विशेष महत्व नहीं रहता है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का विशेष महत्व नहीं रहता है। यहाँ पे जो है पूरे समाज का महत्व होता है तथा सामान्य हित एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी नीति निर्धारित किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो जो है राष्ट्रीय हित और सामान्य हित यानी कि सामाजिक हित में ध्यान में रखकर किए जाते हैं, ना कि व्यक्तिगत हित में किसी विशेष व्यक्ति के हित में रहकर इसमें जो है नीति का निर्धारण होता है। इसमें केवल और केवल समाज के लोगों के लिए और राष्ट्र के लोगों के लिए जो हित का कार्य होता है उस प्रकार की नीति निर्धारण की जाती है। तो यह था समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब चलिए देख लेते हैं समाजवाद के गुण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है समाजवाद व्यवस्था में निम्न गुण पाए जाते हैं, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला जो गुण है वो है आर्थिक समानता। यहाँ पे समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक सामाजिक स्वामित्व होने के कारण आय और संपत्ति के वितरण में भी समानता नहीं पाई जाती। समाजवाद में चूंकि इसकी एक धारणा है, प्रणाली है कि इसमें जो है सभी को बराबर हक दिया जाएगा, बराबर कमाई होगी तो बराबर कमाई दी जाएगी और जितने भी संपत्ति होगी उसका बराबर बंटवारा होगा। तो यहाँ पे जो है आर्थिक समानता जो है रहती है, यानी कि सबको जो है आर्थिक समानता संपूर्णता रहती है, सबको एक बराबर पैसा मिलता है, सबकी आर्थिक स्थिति एक बराबर रहती है, ना कि समाज का कोई वर्ग धनी या समाज का कोई वर्ग गरीब होता है। तो यह था आर्थिक समानता। दूसरा देखते हैं शोषण का अंत। समाजवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह शोषण को समाप्त करता है। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, अतः शोषण की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे देखिए शोषण का अंत हो जाता है। शोषण का अंत किस प्रकार से होता है कि इस समाजवाद में किसी भी चीज पर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं रहता है। जैसे कोई बिजनेस हो गया, उस पर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं रहता है, या कोई कंपनी हो गई या कोई गाड़ी बंगला, इस तरह के सामान पर भी व्यक्तिगत अधिकार बहुत कम ही होता है। गाड़ी बंगले पे तो होता है, लेकिन जैसे कि कोई कंपनी वगैरह है उसमें जो सबका अधिकार होगा, सबको जो है बराबर उससे लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार की धारणा इसमें लेकर चलते हैं लोग। अतः शोषण की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि जब तक समाज में धनी और गरीब लोग नहीं रहेंगे, यानी कि उच्च और निम्न लोग के वर्ग के नहीं रहेंगे, तब शोषण होगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग बराबर हो जाएंगे। अगर उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है तभी होता है, और निम्न वर्ग इसी वजह से शोषण पाता है, नहीं तो उसको शोषण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब समाज में ऊंच नीच का भाव नहीं रहेगा, सब बराबर होंगे, तो ऐसा कोई बात होगा नहीं। तो शोषण का अंत इस प्रकार से हो जाता है इस अर्थव्यवस्था में। तीसरा देखते हैं वर्ग संघर्ष की समाप्ति। समाजवाद में आर्थिक विषमताएं एवं शोषण न होने के कारण वर्ग संघर्ष का कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि इसमें आर्थिक विषमताएं नहीं होती हैं और शोषण भी नहीं होता है, तो वर्ग संघर्ष का कोई स्थान नहीं होता है। यानी कि वर्ग संघर्ष से आप समझिए कि अलग अलग वर्ग जो होते हैं, यानी कि धनी वर्ग और गरीब वर्ग, या फिर हो गया कोई भी जातिगत के रूप में भी अगर देखें तो हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग, इसमें जो है कोई भी आर्थिक विषमताएं नहीं रहती हैं, जिसके कारण क्या होती है कि वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। नहीं तो वैसे में क्या होता है, अगर समाजवाद ना हो तो धनी वर्ग जो है गरीब वर्गों को परेशान करता है और गरीब वर्ग जो है धनी वर्गों को देखकर जलन की भावना रखता है और चाहता है कि उसके जैसा बने, और जिसके कारण जो वर्ग में संघर्ष चलता है, यानी कि दोनों के बीच में संघर्ष चलता है, झगड़े चलते हैं, बहुत सारी गलत बातें भी होती हैं, लेकिन जो है वर्ग संघर्ष की समाप्ति जो है समाजवाद में खत्म हो जाती है। इसके आगे देखते हैं बेरोजगारी का अंत।
साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन नियोजित ढंग से होता है, जिससे आर्थिक स्थिरता रहती है तथा प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है। यानी कि बेरोजगारी का अंत इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है सभी की भलाई देखी जाती है, ना कि किसी धनी व्यक्ति या गरीब व्यक्ति की। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी का अंत हो जाता है। प्रतियोगिता का अंत। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सभी उद्योग राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। इसमें जो है कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती है, कोई भी अपने आप को बहुत बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता है, या कोई भी बिजनेसमैन बहुत अच्छा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है राष्ट्र हित के लिए सभी कार्य करते हैं। इसमें कोई अपने हित के लिए कार्य नहीं करता है, तो प्रतियोगिता का अंत वैसे ही हो जाता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि। अगला जो है वो है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। समाजवाद में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य प्रमुख है, अतः साधनों का प्रयोग सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो यहाँ पे जो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, यानी कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका जो है कल्याण किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण किया जाता है। तो यहाँ पे जो समाजवाद में जो सामाजिक कल्याण का उद्देश्य प्रमुख है, यानी कि इसमें सभी को जो है अच्छे तरह से कल्याण किया जाएगा, यानी कि अच्छे तरह के सबको सुविधाएं दी जाएंगी, इसी से सामाजिक कल्याण होता है। इसके आगे देखते हैं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन। यानी कि समाजवाद में समाज का हित सर्वोपरि होता है, अतः यहाँ केवल उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है जिनकी समाज को आवश्यकता होती है। यानी कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप के उत्पादन होता है, यानी कि ऐसी कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति को लाभ हो। इस समाजवाद अर्थव्यवस्था में जो है ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिससे सभी को लाभ हो, या न हो कि कोई एक विशेष व्यक्ति उसका फायदा उठा पा रहा है और कोई विशेष व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो ये था समाजवादी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन की बात। अब आगे देख लेते हैं समाजवादी के दोष जो क्या है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं समाजवाद के दोष क्या है। समाजवाद में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, यानी कि निम्नलिखित जो दोष दिए गए हैं वही दोष पाए जाते हैं समाजवाद में। पहला जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है वो खत्म हो जाती है। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथों में रहता है, अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ उद्योग एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थिक जो नीति होती है और आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, उस सभी का जो है शक्ति जो होता है उस केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है, यानी कि वो उन सभी कामों को जो है केंद्रीय सरकार केवल करती है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति हो वो स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना चाहता हो तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे उस कार्य में सामाजिक हित को दिखाना होता है। तो इसी कारण से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा दोष है समाजवाद का। अब अगला देखते हैं कुशलता एवं उत्पादन में कमी। समाजवाद में कुशलता में उत्पादन का निम्न स्तर रहता है। इसके कारण है सरकारी अफसर जो कि उद्योगों का संचालन करते हैं निजी प्रबंधकों व साहसियों की तुलना में योग्य नहीं होते, अतः उत्पादन कम होता है। कुशलता व उत्पादन की कमी अगर हम देखें समाजवाद में तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो अफसर होते हैं वो लोग किसी तिगड़म तगड़ाई से बन जाते हैं, मतलब गलत तरीके से अफसर बन जाते हैं और उद्योगों का संचालन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, लेकिन जो उसमें निपुण नहीं होते हैं वो लोग गलत काम करते हैं और उनकी निपुणता न होने के कारण उनमें बहुत ही ज्यादा मतलब उस बिजनेस में लॉस होता है। जबकि वहाँ पे जो है अगर निजी प्रबंधक हो, यानी कोई अगर व्यक्तिगत रूप से वो काम करता है तो वो लाभ पाने की अपेक्षा में, यानी कि लाभ पाने की चेष्टा में उस कार्य को अच्छे से करता है। तो यहाँ पे जो है कुशलता उत्पादन में कमी हो जाती है, जो कि सरकारी अफसरों का दोष होता है। अब आगे देखते हैं आर्थिक प्रोत्साहन का अभाव। समाजवाद में व्यक्तिगत लाभ एवं निजी हित का कोई महत्व नहीं दिया जाता, अतः उत्पादन कार्य तथा कठोर परिश्रम के लिए प्रेरणा का अभाव रहता है, फलतः व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से जो है समाजवाद में जो है आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसमें सामाजिक हित दिखाना उसे जरूरी होता है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कोई भी उत्पादन कार्य तथा कठोर परिश्रम के लिए प्रेरणा का अभावग्रस्त रहता है, क्योंकि उससे कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो कोई भी कार्य करेगा तो उसे समाज के लिए करना पड़ेगा, जबकि कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करे तभी जो है उसे अच्छी तरह से कर पाता है। आगे देखते हैं साधनों का दोषपूर्ण वितरण, यानी कि साधनों के दोषपूर्ण वितरण से किस प्रकार से जो है समाजवाद में दोष होता है। समाजवाद में लागत गणना का कोई वैज्ञानिक आधार न होने के कारण साधनों का दोषपूर्ण वितरण होता है, यानी कि लागत गणना जब कोई होती है तो उसका वैज्ञानिक आधार कोई नहीं है, तो इस कारण से जो है इसमें दोषपूर्ण वितरण होता है। मतलब इसमें अगर कोई भी लागत लगाई जाती है तो उसका वितरण जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं होता है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि वो जो अच्छी तरह से वितरण होगा किसी भी चीज का, इसीलिए जो इसमें जो ये एक दोष है। इसके आगे देखते हैं लास्ट देखते हैं ये दोष प्रबंध एवं प्रशासन में कठिनाइयां। समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार द्वारा होने के कारण बहुत से निर्णय थोड़े से व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इन थोड़े व्यक्तियों पर प्रबंध व प्रशासन का भार रहता है, अतः अर्थव्यवस्था के संचालन में कठिनाई आती है। यानी कि इसमें जो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि जो समाज को संभालने का काम होता है वो बहुत से कम व्यक्तियों के हाथ में होता है, जबकि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो तो सभी लोग समाज को थोड़ा थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ अफसर होते हैं उन्हीं को केवल कहा जाता है कि आपको इस पूरे एरिया में जो है
समाजवाद की भावना विकसित करनी है, जिससे कि उनको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि वो बहुत सारे कम होते हैं, अवसर जो है बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़े व्यक्तियों पर प्रबंध और प्रशासन का भार रहता है, अतः अर्थव्यवस्था के संचालन में कठिनाई आती है। इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था के संचालन में कठिनाई आती है। तो ये थे समाजवाद के दोष, जो कि थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप, कुशलता व उत्पादन में कमी, आर्थिक प्रोत्साहन का अभाव, साधनों का दोषपूर्ण वितरण एवं प्रबंध और प्रशासन में कठिनाइयाँ। उम्मीद करते हैं आपको ये समाजवाद की परिभाषा और इसके गुण व दोष समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।